आखिरकार 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ ही गया। वह जो चाहती थी वही हुआ था। उसे अपने पति से तलाक तो मिल गया, लेकिन 11 साल बाद अब इस तलाक का क्या औचित्य। जब उसने तलाक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया, तब वह 25 वर्ष की यौवन के भार से लदी सुंदर युवती थी। अब वह 36 साल की प्रौढ़ा हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र की परतों को दिखाने वाली मोटी चर्बी चढ़ गई, जिस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। बाल सफ़ेद होने की यह कोई उम्र नहीं थी, लेकिन गमों के सायों ने उस पर सफ़ेदी फेरनी शुरू कर दी। यौवन पता नहीं कब चला गया। हर साल उसे वसंत का इंतज़ार रहता। अब उसके जीवन में भी फूल खिलेंगे। न जाने कितने वसंत उसके जीवन में आए और गुजर गए, लेकिन उसके मन की बगिया के फूल नहीं खिले। हवा में खुशबू नहीं फैली। 36 वसंत देखने के बाद भी उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई वसंत नहीं आया। दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र पड़ती थी, पतझड़ ही पतझड़ दिखता था। आँखों में रेगिस्तान था। जीवन के गुजरे साल सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए उसके दिल में भयावह सन्नाटे का एहसास करा रहे थे। इतने सालों बाद तलाक का आदेश पाकर भी वह गुमसी हो गई थी। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति से तलाक तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा। वह बिल्कुल अकेली है। माँ कई साल पहले गुजर गई थी। पिता उसी की चिंता में गुलते रहे और इसी कारण वे भी जल्द ही मौत को गले लगाकर चले गए। माँ बाप की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने उससे किनारा कर लिया। भाभी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उसको लेकर भैया भाभी अक्सर तनातनी चलती रही। वह सब देखती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसका भार, उसके मुकदमे का भार कौन कब तक उठाता। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उससे केवल उसके मुकदमे का खर्च ही निकल पाता। अब वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। बवंडर की तरह विचार के उसके मस्तिष्क में घुमड़ घुमड़ रहे थे। विचारों में खोई वह अदालत की सीढ़ियों पर उतरकर नीचे आई। चारों तरफ लोगों की भीड़ और चीख पुकार मची थी। आज का शोर उसके कानों में बम के धमाकों की तरह गूंज रहा था। लग रहा था शोर की अधिकता से उसके कान बहरे हो गए। किसी तरह वह कोर्ट के परिसर में बाहर आई और बेमकसद एक तरफ चल दी। जनवरी का महीना और धूप में तीव्रता का एहसास होने लगा। चलते चलते वह एक छोटे से पार्क में जा पहुंची तो उसके अंदर चली गई। कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर चुगलबाजी कर रहे थे। उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहां वह धूप छांव दोनों का आनंद ले सकती थी, लेकिन उसके जीवन में आनंद कहाँ। जिन प्रश्नों पर वह कई बार विचार कर चुकी थी, वही बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। आज से 11 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तब वह नहीं जानती थी कि एक दिन वह बिल्कुल अकेली होगी। एक तलाकशुदा स्त्री जिसके जीवन में पतझड़ की वीरानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। शादी से पहले उसकी सहेलियां उससे कहती थी वह घमंडी और खूबसूरती के मद में चूर लड़की है। वह नहीं जानती थी कि उसके स्वभाव में सारे अवगुण कैसे आए। ये जन्म से थे या हालात के तहत उसके स्वभाव में समा गए थे। तब वह जवानी और अपनी खूबसूरती में चूर थी, इसीलिए अपने इन अवगुणों की तरफ देखने, सोचने, उनमें सुधार लाने की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। माँ बाप ने भी कभी उसे नहीं टोका। उसमें कोई ऐसा गुण है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। भाई को उससे कोई मतलब नहीं था। शादी के समय माँ ने उसे सीख दी थी, बेटी अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यदि तुमने सोच समझकर कदम नहीं रखा तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। पति को काबू में रखना, सास ससुर को दबा कर रखना, उनके रिश्तेदारों को भाव न देना, वरना सब आए दिन तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर खड़े रहेंगे। कोशिश करना अपने सास ससुर से अलग रहकर अपना स्वतंत्र जीवन बिताओ। इसके लिए हर समय पति को टोकते रहना। एक न एक दिन वह तुम्हारी बात मानकर अलग रहने लगेगा। माँ की बात ने उसने गांठ बांध ली और शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उसने सास की बातों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सास कुछ कहती तो वह न सुनने का बहाना बनाती। सास पास आकर कहती तो वह चिड़चिड़ा कर कहती, आप नहीं कर सकती क्या इतना छोटा सा काम? जब देखो मेरे सिर पर खड़ी रहती हैं। मैं इस घर में नहीं थी तो क्या आप काम नहीं करती थी? वह जानबूझकर कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती। फिर भी सास उससे तकरार न करती। कुछ ही दिनों बाद उसने खाने को लेकर घर में
हंगामा शुरू कर दिया। मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल अच्छे नहीं लगते, आपको खाने हो तो खाइए, मैं नहीं बनाऊंगी, अपना अलग खाना बना लूँगी, नहीं तो होटल से मंगा लूँगी। पति राजी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम जो पसंद है वह बना लो, कोई मना करता है क्या। वह फास्ट फूड की शौकीन थी, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना उसे पसंद था। वह जानती थी ये चीज़ें घर में नहीं बनाई जा सकती थी, अगर कोई बना भी ले तो किचन की गर्मी फूकने से अच्छा है होटल से मंगा कर खा ले। इसीलिए उसने इतना नाटक किया, घर में खाना बनाने का झंझट न करना पड़े। फिर भी उसने साफ साफ कह दिया, वह खाना नहीं बनाएगी, बना लिया करो, मैं इस घर में किचन में अपनी आंखें नहीं फोड़ूंगी, मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो, मुझे पैसे चाहिए, एक भिखारिन की तरह इस घर में नहीं रह सकती। और वह पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। रात में राजीव ने उसे मना कर रहा था, स्मिता मैं समझ सकता हूँ कि शादी से पहले तुम्हारी अलग ज़िंदगी थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को ससुराल की हालत के अनुसार खुद को डालना पड़ता है। मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो, अभी भी मुझे अच्छा घरवर मिल जाएगा, स्मिता ने ऐड कर कहा। राजीव तब सुन रह गया था। इस मुद्दे पर स्मिता ने उसे कोई बहस नहीं की। स्मिता रोज राजीव से पैसे मांगा करती, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन खींचकर स्मिता ने कहा, कंगाल आदमी, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। उसने तेज में अपने कपड़े लते समेटे और जाते जाते फिर बोली, जिस दिन मेरे खर्चे लायक कमाने लगो मुझे विदा कराने आ जाना, लेकिन उससे पहले माँ बाप से अलग रहने का इंतजाम कर लेना। राजीव और उसकी माँ ने उसे कितना मनाने की कोशिश की, यह याद आते ही स्मिता की आंखों में आंसू आ गए। सोच सोच कर वह दुखी होने लगी, लेकिन अब दुखी होने का क्या फ़ायदा। आज जिस हालत में वह थी उसकी जिम्मेदार तो वह खुद थी। पार्क की बेंचों पर और पेड़ों के नीचे अब लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी। स्मिता ने अपने चारों तरफ निगाह डाली, लड़के और लड़कियां खुले प्यार का आदान प्रदान कर रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। वह उठकर पार्क के बाहर आ गई। शाम होने में अभी थोड़ी देर थी। उसने अपने घर की तरफ रुख किया। रास्ते चलते हुए वह फिर उन्हीं विचारों में खोई, जिन विचारों के दरिया से वह न जाने कितनी बार तैरकर बाहर आई थी। पति का घर छोड़कर अपने मायके आई तो माँ बाप को बहुत हैरानी हुई, भाई भी परेशान हो गया। सब ने मिल बैठकर उससे कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा, अब मैं उस कंगाल घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने अपने मन की कर ली, मुझे ब्याह कर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए, लेकिन अब मुझे अपने ढंग से जीवन जीने दो। मैं राजीव से तलाक चाहती हूँ, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं निभा पाया, किसी गरीब लड़की से शादी कर लो, सुखी रहोगे, स्मिता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राजीव निराश लौट गया था। अपने ही माँ बाप के घर में उसे लगने लगा था वह पराई हो गई थी, बड़ा उपेक्षित जीवन जी रही थी वह अपने सगों के बीच में। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया था कि एक युवा स्त्री के लिए सही जगह उसका ससुराल होती है, मायका नहीं। यह समझने के बावजूद वह राजीव से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। इंटरनेट पर आने वाले सुंदर प्रस्ताव उसे लुभा रहे थे। कई लड़कों से वह फ़ोन पर बातें भी कर चुकी थी। स्मिता, तुम्हें नहीं पता, अदालतों और वकीलों के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। पहले मुझे लगता था 2-1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, तुम तलाक का मुकदमा वापस ले लोगी। परंतु जब देखा 11 साल निकल गए, जवानी साथ छोड़ती जा रही है, तब मैंने कोर्ट में अपनी सहमति दे दी, वरना यह कार्यवाही जीवन के अंत तक समाप्त नहीं होती। स्मिता कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती बैठी रही, फिर पूछा, क्या तुम अदालत का फैसला मानोगे या? उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। राजीव के दिल में एक कसक सी उठी। वह करा उठा, मेरे मन में कभी तुम्हें ठुकराने की बात नहीं आई, यह तो तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था तभी। तो क्या आपको मेरा फैसला मंजूर है? राजीव कुछ नहीं बोला, बस भावपूर्ण आंखों से उसके मलिन चेहरे पर निगाह गड़ा दी। स्मिता समझ गई और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।